अब हम लोग बातचीत करेंगे एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट की सेक्शन 3। धारा 3 जो है बहुत ही अच्छी धारा है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मींस में भी पूछी गई है। जैसा सिंपल सा उसका लिखा है, द एक्ट नॉट टू अप्लाई सर्टेन एकोमोडेशन, मतलब कि किस प्रकार के एकोमोडेशन पर स्थान पर अधिनियम प्रभावी नहीं होगा। तो कुछ स्थानों पर लागू नहीं होगा, तो किन पर लागू नहीं होगा। तो मैंने इसको क्या किया है, थोड़ा सा आपका सेक्शन 3 को जो है तो एक पॉइंट वाइज कर दिया है ना। तो अब पॉइंट वाइज यहाँ पे यदि आप उपधाराओं के तौर पर देखना चाहते हो तो ये बात यहाँ पर देखो कि धारा 3 जो है तो उपधारा 1 और 2 दो उपधाराओं में है। तो ये मैंने ये थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा मैं लिख दूंगा वैसे इसमें। तो यहाँ पे धारा 3 उपधारा 1A है ना, धारा 3 उपधारा 1A ये पहला है। धारा 3 ये धारा 3 उपधारा 1 जो है तो B है ना, उपधारा 1 का जो B है ये आंशिक रूप से, तो ये पूर्ण रूप से कहाँ लागू नहीं है। तो पूर्ण रूप से देखो वहां पे साफ तौर पर कहता है कि जो सरकार की संपत्ति, नॉट होली एप्लीकेबल, तो कोई भी प्लेस द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, जो कोई भी संपत्ति, कोई भी स्थान, प्रॉपर्टी, स्थान, प्लेस, एकोमोडेशन जो सरकार की हैं, फिर चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उस पर एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं होंगे। कोई भी सरकार, जैसे सरकारी जो ऑफिस हैं, सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी दफ्तर हैं, सरकार ने अपने अधिकारी कर्मचारियों के लिए कोई किराए के मकान कुछ भी रखे हैं, मतलब जैसे अधिकारी कर्मचारी जो काम उनके लिए मकान रखे हैं, तो जो सरकार के मकान है, सरकार की संपत्ति है, उस पर एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता है। सिंपल सी बातचीत है, सरकार में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आ जाएंगे। जैसे मान लो कि भैया एमपी की बातचीत करें तो बोले केंद्र सरकार कहाँ आएगी, अरे भैया एमपी में जैसे रेलवे, अब रेलवे तो केंद्र सरकार में आती है ना, तो रेलवे की कोई संपत्ति है, रेलवे ने अपने अधिकारी कर्मचारियों के लिए क्वार्टर्स बना रखे हैं, तो वहां पर एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट काम नहीं करेगी। देखो क्या होता है कि ये आपका मींस में पूछ चुका है और 8 नंबर में पूछा है, तो यहाँ पे बच्चों का प्रश्न होता है कि सर इसमें लिखे क्या। तो इसमें लिखना यही है कि जैसे सरकार की संपत्ति, तो थोड़ा सा 2-4 लाइन वहां पे बता दो कि सरकार की संपत्ति कौन सी है ना। तो केंद्र सरकार, सरकार पहले बता दो कि सरकार में केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों आएंगे। फिर इसके बाद सरकार में बता दो कि केंद्र सरकार की जैसे कौन सी संपत्ति, उदाहरण के लिए रेलवे के अंतर्गत जो भी संपत्तियां हैं केंद्र सरकार की संपत्ति होती हैं, और रेलवे के अंतर्गत केंद्र सरकार जो भी अपने रेलवे अधिकारी कर्मचारियों को रखने के लिए क्वार्टर्स वगैरह रखता है, तो वहां पर एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे ही राज्य सरकार के अंतर्गत जितने भी जो सरकारी ऑफिस, कार्यालय, दफ्तर होते हैं, वहां पर एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट काम नहीं करता है। इसके अलावा सरकारी अधिकारी का भाई जैसे वही कलेक्टर, कोई एसडीओ, तहसीलदार, उनको उनके लिए सरकारी बंगले होते हैं, वहां पर भी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता है। तो ये पहली बात तो थोड़ा सा ऐसे आपको बता देना है, कभी मेंस में ऐसे इसको लिखना है। अब मैंने ये चीज नहीं लिखी, मैंने कहा ऐसे समझा दूंगा तो आप ऐसे लिख लेना, बाकी ऐसे ही आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है आंशिक रूप से लागू नहीं होते। तो आंशिक रूप से यहाँ पर जो स्थानीय प्राधिकारी होते हैं, आंशिक रूप, पार्टली नॉट एप्लीकेबल, तो जो लोकल अथॉरिटी होते हैं, स्थानीय प्राधिकारी मतलब नगर निगम, स्थानीय प्राधिकारी मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्थानीय प्राधिकारी मतलब आपका जो विकास प्राधिकरण होते हैं, जैसे इंदौर विकास प्राधिकरण, भोपाल विकास प्राधिकरण, तो स्थानीय प्राधिकारी में क्या आएंगे, आपका नगर निगम आएंगे, ठीक है ना, नगर निगम, फिर विकास प्राधिकरण, फिर हाउसिंग बोर्ड, कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग जो बोर्ड होते हैं, तो ये नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, हाउसिंग बोर्ड हो गए, ये सभी क्या होंगे, स्थानीय प्राधिकारी। तो देखो हमने आपको एकोमोडेशन में पढ़ाया था कि किसी भी भवन का उपयोग कैसा होता है, एक होता है रेजिडेंशियल यानी कि रहने के लिए, एक होता है नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। तो ये कहता है कि अनिवासिक यानी कि व्यापार व्यवसाय के प्रयोजन की संपत्ति पर लागू नहीं है, यानी कि किसी भी नगर निगम, विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड की यदि कोई भी ऐसी बिल्डिंग है जिसमें लोग दुकान या व्यापार, दुकान चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उस पर एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होगा।
लेकिन नगर निगम ने, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ने यदि कोई क्वार्टर बनाए हैं जहां पर लोग किराए से रहते हैं निवास पर्पस के लिए, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, वहां पर एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट लागू होगा। तो अब देखो इसको ऐसे लिख लेना है कि स्थानीय प्राधिकारी की ऐसी संपत्ति जो अनिवासिक प्रयोजन के लिए अर्थात जो व्यापार व्यवसाय के लिए उपयोग हो रही है, वहां पर एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट नॉट एप्लीकेबल। लेकिन जो स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति नैवासिक प्रयोजन के लिए यानी कि रहने के लिए यूज हो रही है, वहां पर एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल लागू होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर कहानी? ठीक है, तो ये कहां बताया गया? मैंने धारा 3 उपधारा 1 आपका उसका ए और बी अच्छे से समझा दिया। क्लियर कहानी? तो निवासिक प्रयोजन के लिए लागू, ठीक है, जो स्थानीय अनिवासिक प्रयोजन के लिए लागू, तो ठीक है, तो उसके लिए लागू नहीं होगा और निवासिक प्रयोजन के लिए लागू होगा। ठीक है, अनिवासिक प्रयोजन के लिए लागू नहीं, ऊपर लिख दिया आंशिक रूप से लागू नहीं, अनिवासिक संपत्ति है उस पर लागू नहीं और निवासिक प्रयोजन के लिए लागू होगा। क्लियर कहानी? ओके क्लियर। अब आते हैं तीसरा, सरकार के विकल्प पर अधिनियम से छूट। ये समझ में आ गया? नोट्स में समझ में आ गया ना कि और क्लियर लिखो यहाँ पे? मैंने इसलिए सिंपल से लिख दिया लागू नहीं, यानी सरकार की संपत्ति उस पर लागू नहीं, आंशिक रूप से लागू नहीं, अनिवासिक संपत्ति है लागू नहीं। मैंने शुरुआत में लिख दिया उस चीज को ताकि वो कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, और समझा भी दिया आपको कि भाई कोई अनिवासिक संपत्ति है उस पर एकोमोडेशन लागू नहीं होगा, लेकिन निवासिक संपत्ति उस पर लागू होगा। क्लियर? ओके, बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। आगे है, अब देखो अगला पॉइंट है इसकी धारा 3 उपधारा 2 है ना। अब ये थोड़ा मैंने इसको लिख दूंगा ये हल्का सा उपधारा 1-2, क्योंकि ये कभी कभी थोड़ा ध्यान पूछ लेता है, बाकी ऐसा ठीक है। तो ये धारा 3 उपधारा 2, तो ये सरकार के विकल्प पर अधिनियम से छूट, एग्जेम्पशन फ्रॉम द एक्ट ऑप्शन ऑफ गवर्नमेंट। सरकार, अब सरकार मतलब राज्य सरकार चाहे तो, अब यहाँ पे सरकार लिखा है, जब केवल तो केंद्र राज्य दोनों हो सकती है, तो केंद्र राज्य दोनों हो सकती है, तो सरकार जो है तो यहाँ पर अधिसूचना द्वारा अधिनियम के किसी या सभी, ये समी हो गया, सभी उपबंधों से छूट दे सकती है, या तो किसी यानी कि सम यानी कुछ अध्याय से, मतलब कि चलो एक अध्याय की से छूट मिलेगी, 2 से मिलेगी, या पूरे एक्ट से छूट मिलेगी। तो सरकार चाहे तो बाय नोटिफिकेशन छूट दे सकती। किसको छूट देगी? मुद्दे की बात है, छूट किसको देगी? तो वो नीचे बताया गया है कि कैसे संस्थानों को छूट देगी। तो देखो यहाँ पे कहता है कि संस्थान जो शैक्षणिक हो, यानी कि कोई स्कूल कॉलेज हो, संस्थान कैसी हो? जो शैक्षणिक हो, कोई स्कूल कॉलेज हो, कोई धार्मिक संस्थान हो, कोई धर्मशाला, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई धार्मिक संस्थान हो, मतलब मंदिर, मस्जिद, धर्म मस्जिद, गुरुद्वारा ये हो, पूर्व चैरिटेबल, कोई धर्मशाला वगैरह हो, चैरिटी वगैरह का काम करती हो, है ना, कोई किसी व्यक्ति ने एनजीओ वगैरह इस प्रकार की संस्थाएं हो, परिचर्या प्रसूति, परिचर्या गृह मतलब जहां पर किसी को जैसे वृद्धाश्रम हो, अनाथालय हो, या जहां पर किसी को रखा जाता है, उनकी सेवा की जाती है, ध्यान रखा जाता है, तो कहाँ रखा जाता है? परिचर्या गृह में। नर्सिंग, वहां पे शब्द क्या है? नर्सिंग होम। नर्सिंग होम इन जनरली आपका वृद्धालय हो गए, आपके जो है तो अनाथालय हो गए, तो वो संस्थानें हो गई। और लास्ट में है प्रसूति गृह। प्रसूति गृह मैटरनिटी होम, यानी जहां पर महिलाओं के प्रसव का यानी कि बच्चों को पैदा करने वाला प्रोसेस पूरा किया जाता है उस जगह। तो ये 5 प्रकार की संस्थाएं, शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, पूर्व परिचर्या, प्रसूति गृह, इंग्लिश में देखोगे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिलीजियस, चैरिटेबल, नर्सिंग होम, मैटरनिटी होम। तो ये 5 प्रकार की संस्थानों को यदि किसी किसी किराए से यानी कि किसी भी जगह को किराए से लेकर के चलाया जा रहा है, और ये 5 प्रकार की संस्थाएं जो भी इनकम जनरेट कर रही हैं, मतलब ये लोग जो है तो शैक्षणिक, कोई स्कूल खुला है तो वहां पे फीस ले रहे हैं, धार्मिक संस्था में कोई कुछ सेवाएं दे रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा शुल्क ले रहे हैं, ये जहां पर भी कोई शुल्क ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, जो थोड़ा बहुत पैसे ले रहे हैं, वह पैसा उस संस्थाओं से उत्पन्न संपूर्ण आय, ये आय हो गया यार थोड़ी थोड़ी, तो आय, ठीक ना, संपूर्ण आय इन्हीं संस्थानों के प्रयोजन के लिए, मतलब कि उस इनकम का कोई व्यक्ति, जैसे ऐसा नहीं कि जैसे मान लो एक व्यक्ति ने अस्पताल खोल दिया और अस्पताल से इनकम से वो अपना घर चमका रहा है, वो जो भी उस संस्था से इनकम आ रही है उसी संस्था का विकास में लगा रहा है,
कि भाई पैसा ज्यादा आ गया तो चलो 4 कमरे और खोल देते हैं, 100 लोग की व्यवस्था थी तो एक काम करते हैं, पैसे आ गए तो 150 की व्यवस्था कर देते हैं, और पैसे आ गए तो 200 की व्यवस्था कर देते हैं। यानी कि अब कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति ऐसी संस्था को चला रहा है, वो पर्सनली उस संस्था से आने वाली इनकम से अपने घर लेके नहीं जा रहा है, उसी संस्था के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए लगा रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि जब ऐसी संस्थानें इतना अच्छा काम कर रही हैं तो सरकार भी थोड़ा सा नरम दिली दिखाएगी और कहेगी भाई तुम्हारे ऊपर एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होगा, किराएदारी ये सब आपस में सब वो देना है नहीं देना है, क्या करना है वो आपस में डिसाइड कर लो, फ्री हो, कोई तुमको एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के प्रावधानों से परेशान नहीं किया जाएगा, क्योंकि तुम भलाई वाला काम कर रहे हो। तो ये 5 प्रकार की संस्थाएं जो इस कोई आय जनरेट कर रही हैं और उस इनकम को उसी संस्थान की भलाई के लिए लगा रही हैं, तो उनके लिए जो है तो सरकार, केंद्र या राज्य सरकार ऐसी संस्थानों में एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के कुछ या सभी प्रावधानों से छूट दे सकता है। क्लियर कहानी? तो अधिनियम का कहां लागू नहीं होगा, समझ में आ गया? पहला, केंद्र सरकार की, मतलब सरकार की कोई भी संपत्ति है, स्थान है, उस पर बिल्कुल लागू नहीं होगा, कैसा भी स्थान हो, रहने के लिए हो, व्यापार के लिए, कैसे भी हो, कार्यालय, ऑफिस, कैसा भी हो। दूसरा, स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति है तो केवल अनिवासिक प्रयोजन की संपत्ति है उस पर लागू नहीं होगा, लेकिन निवासिक प्रयोजन की संपत्ति पर लागू होगा। और तीसरा, 5 प्रकार की संस्थाएं, कौन कौन सी 5 प्रकार की? शैक्षणिक, धार्मिक, पूर्त, परिचर्या गृह और नर्सिंग होम, ठीक है ना, परिचर्या गृह, सॉरी आपका प्रसूति गृह, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं से जो भी इनकम जनरेट हो रही है, आय उत्पन्न हो रही है, उन्हीं संस्थाओं के विकास में खर्च की जा रही है। तो ऐसी दशा में ऐसी संस्थानों को राज्य सरकार एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट लागू करने से छूट दे सकता है। तो ये आपकी सेक्शन 3 हो गई। सेक्शन 3 पे कुछ केस देख सकते हैं। तो एक केस यहाँ पे अच्छा केस है, 1997 का मध्य प्रदेश वर्सेस मांगीलाल का केस है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 3(2) की वैधता, मतलब बोला कि वैध है, मतलब इसको चैलेंज किया गया था कि धारा 3 उपधारा 2 लीगल है कि इनलीगल, किसी प्रावधानों का वायलेशन तो नहीं करती, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। तो ये बोल दिया कि भैया लीगल है, कोई भी गलत प्रावधान वो नहीं कहती। इसके अलावा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 2022 में यह माना कि मध्य प्रदेश जो स्थान नियंत्रण आवास नियंत्रण अधिनियम 1961 है, इसकी धारा 3(1)(b) के तहत प्रदान की गई छूट संपत्ति के संबंध में है ना, मतलब कि धारा 3(1)(b) यानी कि स्थानीय प्राधिकारी की अनिवासिक, तो ये कहता है संपत्ति के संबंध में छूट है, ये किसी मकान मालिक और किराएदार के बीच में संबंध की बातचीत नहीं करती, ये केवल ये कहती भैया कि स्थानीय प्राधिकारी की कोई संपत्ति है और वो अनिवासिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जा रही है, स्थानीय प्राधिकारी की कोई संपत्ति अनिवासिक प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाई जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में छूट देने की बातचीत वहां पे, मतलब सॉरी पूर्ण रूप से वहां पे है ना, तो वो केवल स्थान के बारे में बातचीत करता है, कोई मकान मालिक किराएदार के बीच में संबंध की बातचीत वो नहीं करता है। इस बात को यहाँ पे कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण धारा है धारा 3, जो कई बार जो है तो एग्जाम में चाहे प्री हो चाहे मेंस हो पूछा गया है, इसलिए इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। क्लियर?